हमारा थर्ड यूनिट है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो इस यूनिट में हमको पदार्थ की लागत निकालना है या मटेरियल कॉस्ट निकालना है। जैसा कि मान के चलिए हमारा ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी मटेरियल का बना हुआ है। इसको मैं मान लेता हूँ कि हमारा ये कास्ट आयरन से ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट को आपको बनाने में कितना मटेरियल कॉस्ट लगेगा या मटेरियल की लागत कितनी लगेगी, कितना जो है आपका पदार्थ लगेगा, वही चीज़ें हमको इस यूनिट में निकालनी है। इस यूनिट में अगर हम देखें तो हमारा जो एग्ज़ाम में आता है वो टोटल न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। थ्योरी का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पे 10 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है आपकी यही होती है। तो बहुत ही अच्छे से जो है इस यूनिट को देखना है, क्योंकि जो है काफ़ी सिंपल यूनिट है। थोड़ा सा आप समझ लोगे तो आराम से आपका न्यूमेरिकल बन जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो है हमारा मटेरियल कॉस्ट होता है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ था, तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो जो पदार्थ लागत होती है उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस। मतलब जैसे कि मैंने बताया ये हमारा ऑब्जेक्ट आपका कास्ट आयरन का बना हुआ था, तो आपने कास्ट आयरन जो परचेस किया हुआ है उसका कॉस्ट। उसके बाद दूसरा है हमारा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मतलब परचेस करने में कॉस्ट। आपने इसको परचेस करने के लिए हो सकता है टेंडर निकाला हो या और कोई प्रोसीजर अपनाया हो, तो उन्हीं सब का खर्चा भी जो है मटेरियल कॉस्ट के अंदर ही जोड़ा जाता है। फिर ये आप मटेरियल लेके आओगे तो एक जगह कहीं उसको स्टोर करोगे। जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसको बोला जाता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री आपको कुछ दिन रखने में हो सकता है आपका 2 महीने तक जो है उस मटेरियल का कोई भी ऑब्जेक्ट ना बने, 2 महीने तक रखा रहेगा वो, तो उसका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है आपका मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, और जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कुछ जो है आपका मटेरियल चिप्स के फॉर्म में या कुछ पाउडर फॉर्म में या फिर जो है आपका लॉस हो जाता है, तो मटेरियल लॉस भी आप मटेरियल कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड करोगे। और उसके बाद है आपका स्क्रैप एंड सरप्लस। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपकी मटेरियल कॉस्ट के अंदर आती हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलता है। तो न्यूमेरिकल जो हमारी अप्रोच रहेगी, या हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो उसका जो प्रोसीजर है वो कुछ इस प्रकार से है। मान के चलिए कि हमारे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से, कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, आपको समझाने के लिए अभी मैं ऐसा 3 रिंग बना दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्वेश्चन में बोलेगा कि कितना मटेरियल लगा है इस प्रोडक्ट को बनाने में और इस मटेरियल की लागत क्या है, मतलब जो भी आपको कॉस्ट दे देगा वो हम न्यूमेरिकल में अच्छे से देखेंगे। तो इसका सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट निकालने का प्रोसीजर ये है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा या जो भी फिगर रहेगा उसको हम सिंपल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सिंपल पार्ट्स में आपका ब्रेक करेंगे। ठीक है। तो सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर दिए मतलब सबको अलग अलग पार्ट्स को तोड़ लेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 हो गया। अब इसमें जो भी आपके शार्प कॉर्नर आ रहे होंगे या फिर कुछ ऐसे फ्लैट रेडियस आ रहे होंगे तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर जो है इन क्वेश्चनों में मोस्टली में सभी में इनको निगलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है हम जो भी हमारे फॉर्मूले हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने के, तो सभी के जो हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, पार्ट 3 था, सभी का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है। वॉल्यूम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सभी के वॉल्यूम को जोड़ देंगे। जितने भी हमारे पार्ट्स थे सभी के वॉल्यूम को आपने जोड़ दिया तो टोटल वॉल्यूम मिल गया। इस टोटल वॉल्यूम को आप क्या है घनत्व या डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको वेट मिल जाता है। वेट या भार मिल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट इतने वेट का है या इतने केजी का है। फिर जो भी आपको मटेरियल कॉस्ट दिया रहेगा केजी में, तो वेट को मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मटेरियल का आपको कॉस्ट मिल जाता है। अब इन क्वेश्चन को बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये फॉर्मूले। तो जो मेंसुरेशन के आपने 10-12 में जो है पढ़े हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले तो आप ऐसे एकदम से रट लो कि सोते हुए भी कोई भी आपको पूछे तो
आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है सिलेंडर या बेलन का। सिलेंडर, इसमें देखेंगे कि सिलेंडर की हाइट आपको h है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट आपको h दे रखी है और डायमीटर है सिलेंडर की d। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम या आयतन होता है वो होता है π/4d²h, या रेडियस के टर्म्स में हम देखेंगे तो πr²h होता है। तो ये फॉर्मूला जो है आपको एकदम रट घोल के पी जाना है, ठीक है। सिलेंडर मैक्सिमम जो है आपका यूज़ होता है, सिलेंडर का आयतन या वॉल्यूम होता है π/4d²h, जहाँ पे d है हमारा डायमीटर या व्यास और h है बेलन या सिलेंडर की ऊंचाई या हाइट। ये दिख रही है आपको यहाँ पे इसकी हाइट, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है शंकु या कोन का। ये शंकु आप देख रहे होगे यहाँ पे, जिसकी स्लैंट हाइट है l और इस कोन की हाइट है h और इसकी रेडियस है r, ठीक है। तो इसका आयतन या वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्फीयर या गोला, जिसका आपका रेडियस है r, रेडियस जो है हो गया आपका r, तो वॉल्यूम या आयतन है 4/3 πr³, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है फ्रस्टम ऑफ कोन या शंकु का छिन्नक, जिसकी एक साइड की रेडियस है आपकी r1, एक साइड की रेडियस है आपकी r2, इधर की रेडियस हो गई आपकी r1, इधर की रेडियस हो गई आपकी r2 और ये हो गई इसकी हाइट h। तो इसका वॉल्यूम होता है या आयतन πh/3 r1² प्लस r2² और प्लस r1r2। तो ये चार फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल भूलने ही नहीं चाहिए। और एक और फार्मूला जो आपका यूज़ होगा वो है क्यूबॉइड या घनाव, जिसकी लंबाई है a, चौड़ाई b, ऊंचाई c। तो इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, तभी आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं, अन्यथा न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे।